आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स थॉट। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी को तीन मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, यानी उन जानदारों को स्टडी करते हैं जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं एंड प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार। वो जानदार जो कि बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें डेली रूटीन में नहीं देख सकते। इट मीन्स टू से कि नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें लेंस वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो वो छोटे जानदार जिनमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे पहले आएगी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, वो किस तरह का है और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं। मीन्स टू से उसके अंदर ऑर्गन्स किस तरह के हैं। अगर हैंड्स हैं तो हैंड्स की क्या शेप है, फेस किस तरह का है और ऑर्गन्स किस तरह के उसके अंदर पाए जाते हैं, और सारा जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनीज हैं, लंग्स हैं, इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उन सब का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करें तो फिशेस टू मैमल्स, तो एक चेंज आता है हार्ट के अंदर, सिंगल सर्किट से डबल सर्किट की तरफ जो है वो हम जाते हैं। अगर हम फिशेस टू मैमल्स मूव करें तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो किस तरह के हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाके स्टडी करते हैं कि ये टिश्यूज़ किस तरह के हैं, कौन से सेल्स से मिलकर बने हैं। रिमेंबर टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू एक जैसे सेल्स जब ग्रुप बना के एक ही काम परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं कि ये किन सेल्स से मिलके बना हुआ है और क्या ये टिश्यू जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। इसमें हम सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि सेल्स किस तरह का है, उसकी शेप क्या है, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फंक्शन और उनके फंक्शंस को भी स्टडी करते हैं। सेल्स जो होते हैं वो भी अपने फंक्शंस के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का तकरीबन सेम होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं वो
फंक्शंस के लिहाज से वेरी करते हैं। अगर हम बात करें लंग सेल्स की, इन्हें हम एल्वेलाइज कहते हैं। तो एल्वेलाई की शेप डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नेफ्रॉन, जो कि किडनी का एक सेल है। उससे थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं एंड फंक्शंस को भी स्टडी करते हैं। अब एल्वेलाई जो है वो लंग्स के अंदर वो कोई और फंक्शन परफॉर्म करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है एज यू नो वेल। और इसके अलावा जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनीज के अंदर। तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन वेरी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज जो होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। जैसे सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन वेरी करते हैं, इसी तरह से सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो भी सेल टू सेल वेरी करते हैं। ऑर्गेनेलिज भी वेरी करते हैं और ऑर्गेनेलिज का नंबर भी वेरी करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से सेल बायोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी आल्सो डील विद दी सेल डिवीजन। इसके अलावा सेल बायोलॉजी सेल डिवीजन से भी डील करती है। एक सेल डिवाइड होके बाकी सेल्स कैसे बनाता है वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। एक सेल डिवाइड होकर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनाते हैं और सेल डिवीजन को भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। हर ऑर्गन जो होता है वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो जैसे कि हार्ट है, अगर तो हार्ट ब्लड को पंप करता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इसी तरह से लंग्स हैं, लंग्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और किडनीज है, किडनीज फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो रूट्स वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स, इस तरह प्लांट बॉडी को एंकर करती हैं। लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सारे हर ऑर्गन और जानदारों के अंदर एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और उनके फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। व्हाट इज जीन? जीन क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक कोड के ऊपर मुश्तमिल होती है। हमारे सेल्स के अंदर एक कोड होता है और हमारी पूरी बॉडी उस कोड के मुताबिक जो है वो ग्रो करती है। हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेड्स जो हैं वो भी उन्हीं कोड्स को देख के बनते हैं। और वो कोड्स कहाँ से आते हैं? वो कोड जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो और वो जीन्स जो हैं वो डीएनए के ऊपर पाई जाती हैं। और जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जो इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है। इनहेरिटेंस क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। जैसे कि मैंने बताया, जो जीन्स है वो हमारे अंदर कहाँ से आती हैं? हमारी पेरेंट्स से आती है। यानी कि एक जनरेशन से जीन्स दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो एक जनरेशन से जीन्स का दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। अब जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल है, ये भी हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। जब मेल और फीमेल सेल्स मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट। जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, तो वो कैसे ग्रो करते करते एक सिंगल सेल से ग्रो करते करते एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म
पूरा एक इंडिविजुअल बना देता है। वो जो डेवलपमेंट पीरियड होता है और डेवलपमेंट के अंदर वो किस तरह से एक और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करके एक इंडिविजुअल बनाता है, वो सारी जो स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी निकला है टैक्सा से। टैक्सा का मतलब है ग्रुप। टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती है उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और उनको एक साइंटिफिक नेम देते हैं। ग्रुप्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है या इतनी ज़्यादा उनकी बायोडाइवर्सिटी है कि उन्हें एक ही ब्रांच में या एक ही इकट्ठा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उनको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेस पे ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। और ग्रुप्स हम टैक्सोनॉमी में बनाते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनको उनका साइंटिफिक नेम देते हैं। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। इसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं, जो कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि उनका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। जैसे कि डायनासोर वगैरह। डायनासोर्स अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमें कैसे पता चला कि डायनासोर्स होते थे? हमें क्या है, उनके फॉसिल्स मिले ज़मीन के अंदर से, उनका स्केलेटन मिला, उनकी बोन्स वगैरह मिली, जिससे हमें ये पता चला कि ये डायनासोर्स का स्केलेटन है। तो पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को फाइंड भी करते हैं और उनके ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उस एनवायरनमेंट का, इंसानों का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, वो सारी स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी या सोशो बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी सोसाइटी से है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली नहीं रहता। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में हम देखते हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो कम्युनिटी बना के रहते हैं। तो सोशल बायोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे के साथ जो सोशल बिहेवियर है कि एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सोशल बिहेवियर हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे जानदारों से फ़ायदा हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनके अंदर बीमारियां जो है वो पैदा करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं कि वो पैरासाइट्स किस तरह के हैं, उनका होस्ट क्या है, जिस जानदार के अंदर वो रहते हैं या जिस जानदार के अंदर वो डिजीज़ को कॉज करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट्स कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसमें पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं कि वो किस जानदार पे अटैक करता है, उनसे खुराक क्या खुराक लेता है और उनको बदले में जो नुकसान पहुंचाता है वो किस तरह का, ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसी चीज़ें बनाते हैं या उनसे ऐसे फ़ायदे हासिल करते हैं जो प्रैक्टिकली इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम उन लिविंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया जा रहा है, और बैक्टीरिया की मदद से हम क्या कर रहे हैं जी, इंसुलिन को बना रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसी तरह से हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ऐसे प्रोसेसेस के ऊपर, जिससे जो फ़ायदा हासिल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इंसानों को उससे फ़ायदा हासिल हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डील करती है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है? इम्यून सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिफेंड करने वाला सिस्टम है जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जर्म से या मुख्तलिफ डिजीज़ से हमें बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ये खुद ब जब भी कोई फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर से कोई चीज़, ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर दाखिल होती है जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली ये हमें उससे बचाता है। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इम्यून सिस्टम कैसे बनाती हैं और किस तरह से वो काम करती हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं कि ये ड्रग जो है ये और इसके इफेक्ट्स क्या है, ड्रग किस काम के लिए, किस डिजीज़ के लिए यूज़ हो रही है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच एक दूसरे से रिलेट करती है। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है तो बायोलॉजी हमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ये इंफॉर्मेशन भी साइंस की दूसरी ब्रांचेस से रिलेट करती है। जब हम साइंस की किसी ब्रांच को, साइंस की हर ब्रांच को दूसरे ब्रांच के साथ रिलेशन को स्टडी करती हैं, तो ये फॉर्म ऑफ जो बेसिस कहलाती है, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। हम वन बाय वन डिफरेंट बायोकार्ड साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ रिलेशन को स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं, उन लॉज और उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई होती हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना पे अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल्स की लिम्स की बात करूँ, फोर लिम्स यानी कि बाजू और हाइंड लिम्स यानी कि टंग, लिम्स की जो मूवमेंट है एनिमल्स के अंदर वो फिजिक्स के लॉ के मुताबिक होती है, फिजिक्स के लीवर के जो लॉस हैं उनके मुताबिक होती है। तो इसी तरह से ये इस तरह के रिलेशन जो है वो हम बायोफिजिक्स के अंदर करते हैं। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं वो सारी जो स्टडी है वो हम बायोफिजिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। एनिमल्स बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें है फोटोसिंथेसिस, इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस और बहुत से केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सूरज की रोशनी के मौजूदगी में।
तो ये केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस होता है। इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ये भी एनिमल्स के अंदर ये रिएक्शन होता है। तो बायोकेमिस्ट्री हम उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्री। बायोमेट्री में हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैथ के लॉज, मैथ के फार्मूलाज, मैथ की टेक्निक्स, टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके करती है। फॉर एग्जांपल जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका जो डाटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है। तो डाटा को जो ऑर्गेनाइज है वो हम मैथ के फार्मूला के मुताबिक करते हैं और उसको सॉल्व भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल लॉज के मुताबिक, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज के मुताबिक हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मीन की, अगर हमने किसी सैम्पल का डाटा इकट्ठा किया तो उसमें हम मीन वैल्यू निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। ये सारे फार्मूलाज हम बायोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ एंड जियो मीन ज़मीन। ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफरेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। कोल्ड रीजन्स में जो लाइफ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी तरह से वो इलाके जो कि खुश्क हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे लाइफ डिफरेंट है, और वो इलाके जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी लाइफ डिफरेंट है। तो ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स में लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना इकोनॉमिकल है, इससे हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितना इससे प्रॉफिट हम ले सकते हैं। ये इसमें इसको जब हम कितना इससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर जब हम काम करेंगे हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। ये इकोनॉमिकली जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो वो बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था रिलेशन ऑफ अदर साइंसेस टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन। थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर है कैरियर इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बायो पढ़ के हम कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं और अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। मेरे से स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर बायो पढ़ के हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई फील्ड हमारे लिए नहीं है, हम किसी फील्ड में नहीं जा सकते। तो कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बायो पढ़ने वाले के स्टूडेंट। तो इसलिए ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि बायो पढ़ के आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे और भी बहुत सी फील्ड हैं जो कि बायो पढ़ने के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आज हम इन कैरियर्स के बारे में, उन कैरियर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बायो पढ़ने के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहला कैरियर है मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी इससे तो आप भी वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर जो है वो हम बनते हैं। इसमें मेडिसिन प्रोफेशन में क्या किया जाता है, इंसानों के अंदर जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद उनका इलाज किया जाता है मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में हम किसी भी डिजीज़ का, किसी भी बीमारी का इलाज अगर ऑपरेट करके किया जाए, बॉडी को काट कर किया जाए,
तो वो सर्जरी में किया जाता है। सर्जरी में जो प्रोफेशनल होते हैं वो बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं और रिमूव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी में अगर स्टोन हो जाए तो उसकी सर्जरी करके उस स्टोन को निकाला जाता है, यानी उनको ऑपरेट करके उस स्टोन को निकाला जाता है। तो ये सर्जरी में किया जाता है। ये दोनों प्रोफेशन हम बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज। फिश प्रोडक्शन की प्रोफेशनल स्टडी है। फिशरीज में जो प्रोफेशनल होते हैं वो फिश की प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। फिश क्योंकि फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी को और इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये फिशरीज के प्रोफेशनल इसके ऊपर काम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट मौजूद हैं जहाँ पे फिशरीज के प्रोफेशनल को जॉब ऑफर की जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है, इसलिए इस शोबे का भी पाकिस्तान के अंदर बहुत स्कोप मौजूद है। एग्रीकल्चरिस्ट का काम करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट फूड क्रॉप्स और एनिमल्स जो कि सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि फसलों के बारे में और उन एनिमल्स के बारे में काम करते हैं। उन एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं जो कि खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उन फसलों को, उन क्रॉप्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और उन एनिमल्स को जिससे हम खुराक हासिल करते हैं उनकी तादाद और उनसे जो हम खुराक हासिल करते हैं जैसे कि मिल्क है एंड मीट है, इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाता है, ये एग्रीकल्चरिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ही एक टाइप है। एनिमल हस्बेंड्री में जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर काम करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल की केयर कैसे करनी है, उसको ब्रीड कैसे करवाना है, ब्रीड मीन उसकी जनरेशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसकी यानी कि नस्ल को बढ़ाना है, उसके नंबर्स को नहीं इंक्रीज करना है। डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि कैटल हो गया, शीप हो गई, गॉट हो गई, वो एनिमल्स जो कि हम घर के अंदर पालते हैं उनकी केयर एंड ब्रीडिंग के ऊपर काम हुआ है एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है। और ये प्रोफेशन भी आप बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज दी आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग के आर्ट को सिखाया जाता है। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स की वैरायटीज के ऊपर काम करता है जो कि पाई जाती हैं, उनकी केयर, उनको कैसे केयर करना है, उनको कैसे डेवलप करना है और न्यू वैरायटीज कैसे जनरेट करनी है। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं प्लांट्स की उनके ऊपर भी काम करता है और उन एग्जिस्टिंग वैरायटीज से न्यू वैरायटीज कैसे बनानी है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, ये भी काम हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है। याद रखें हॉर्टिकल्चरिस्ट सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर स्टडी करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स के ऊपर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, वो डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोफेशन भी आप बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फार्मिंग में हम डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि पोल्ट्री फार्म, लाइवस्टॉक फार्म, इनकी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के ऊपर काम करते हैं कि इनको बनाया कैसे जाए और इनको मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके जो इनकी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए और उससे जो है वो खुराक हासिल की जाए।
जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में हम जो है वो चिकन से हम ऐसा हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं या गोश्त हासिल करते हैं। तो अब गोश्त की प्रोडक्शन को, एग की प्रोडक्शन को कैसे हासिल किया जाए, उसके फार्म कैसे लगाए जाए, ये सारा काम फार्मिंग में किया जाता है। और ये प्रोफेशन भी आप पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका आप अपना बिजनेस भी, अपना भी फार्म लगा सकते हैं, अपना भी इसके बिजनेस हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं, कुदरती जंगलात, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। और गवर्नमेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो नए जंगलात भी लगाएं, आर्टिफिशियल जंगलात लगाएं। जंगलात हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये ज़मीन की कटिंग से हमें बचाते हैं, ज़मीन को होल्ड करके रखते हैं। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री के भी डिपार्टमेंट मौजूद हैं, हम ये प्रोफेशन भी बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये एक लेटेस्ट फील्ड है बायो के अंदर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने ब्रांचेस में भी पढ़ा, मुख्तलिफ टेक्निक्स में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर बहुत काम होना भी बाकी है। तो ये फील्ड भी हम बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की चंद कैरियर्स थे, चंद प्रोफेशंस थे जो कि बायो पढ़ के हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्हें हम बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहुत से प्रोफेशन हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर ही या MBBS एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि हम बायो पढ़ के अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।